एक ही यार है। हेलो हाँ बता। मैं उस रिएक्शन का नाम पूछ रहा था, उस रिएक्शन। सर। बोल। सर आपसे एक बात करनी थी सर। कर ले। सर वो हमारी सर HFF की क्लास लगती है सर, कुलवीर सर लगाते हैं सर, वो क्लास सही से नहीं लग पाती सर। भाई कुलवीर सर हैं आजकल प्रिंसिपल, और वो बैठते नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में, और प्रिंसिपल ऑफिस में रेंज की दिक्कत रहती है, और साथ में उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारियां बहुत हैं। उनके साथ साथ वो क्लास ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है तो वो हम दूसरी क्लासेस लेके उसको पूरा कर देंगे। उनके पास जिम्मेवारियां और बहुत ज्यादा हैं अभी। तो सर जैसे बिल्कुल ही आवाज नहीं आती सर। सर आवाज हाँ, तो अब उस चीज का सर हमारे हम पास बार बार कहते हैं सर को। अरे अल्टरनेट नहीं है, रेंज का इशू है वहां पे। वो करवा देंगे तुम्हारा साथ के साथ, वो भी करवा हो जाएगा वो भी। ये गैंगस्टर सिटी कौन है, अपने नाम ठीक लिखा करो भाई। हेलो। मैंने रिएक्शन के बारे में पूछा था तुमसे कि प्रोटीन और शुगर जब हीट करते हैं तो उससे ब्राउन कंपाउंड पैदा होते हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है, बताएगा कोई? कोई बताएगा क्या? सर कैरमलाइजेशन। नहीं बेटी, कैरामलाइजेशन के अंदर सिर्फ शुगर इन्वॉल्व होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। ओके सर। इसमें और मेलार्ड में और कैरामलाइजेशन में यही फर्क है कि मेलार्ड के अंदर आपको प्रोटीन के साथ जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो मिलके ब्राउन कंपाउंड बनाते हैं, और इनका अलग से फ्लेवर होता है। और जो कैरामलाइजेशन है वो शुगर की बर्निंग से या शुगर की हीटिंग से जो अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनते हैं ब्राउन कलर के, कैरामल जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस कैरामलाइजेशन है। तो जो कैरामलाइजेशन है और मेलार्ड रिएक्शन है, ये दोनों नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के पार्ट हैं। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के एग्जांपल बहुत से हैं। जो आप फ्रूट कट करते हो उसके बाद वो ब्राउन हो जाते हैं, एप्पल है जैसे, या कुछ आपकी वेजिटेबल्स हैं, तो वो आपके ब्राउनिंग जो है वो एंजाइम की मदद से होती है, तो उसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। और इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता मेलार्ड और कैरामलाइजेशन रिएक्शन में, इसलिए इनको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। दोबारा से एक बार हम उसी को शेयर करते हैं स्क्रीन को। हाँ, इंग्रेडिएंट की हम बात कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें फूड एडिटिव भी इंक्लूडेड है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रिपरेशन ऑफ फूड के अंदर यूज होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मॉडिफाइड फॉर्म में हो। तो मॉडिफाइड फॉर्म का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर्म्स। इसके बाद लेबल। लेबल किसको बोलेंगे? कोई टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव मैटर, रिटन हो चाहे प्रिंटेड हो या स्टेंसिल्ड हो, मार्क्ड हो, एम्बोस्ड हो, ग्राफिक हो, परफोरेटेड हो जिसमें छेद हो रखे हो, स्टैम्प्ड हो, स्टैंप लगा रखी हो, या इम्प्रेस कर रखा हो ऊपर, या किसी कंटेनर के साथ अटैच हो, कवर हो, लिड हो, ढक्कन या क्राउन हो किसी फूड पैकेज का, या फूड के अंदर कोई इंसर्ट डाल रखा हो, जैसे कागज वगैरह अंदर छोड़ देते हैं ना, वो सारे के सारे लेबल माने जाएंगे। लाइसेंस किसको बोलेंगे? कि अंडर सेक्शन 31 जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है, दिया गया है, उसको लाइसेंस बोलेंगे। लोकल एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है, अर्बन, रूरल, जो कि
कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने नोटिफाई कर रखा हो एज लोकल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलेंगे कि कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जिसको लिया गया है इसलिए कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे कोई भी फूड बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को, जिसके अंदर कोई सब प्रोसेस भी हो सकती है या कोई एक बार होने वाला काम भी हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो सकती है फूड बनाने से रिलेटेड, उसको हम मैन्युफैक्चर बोलेंगे। मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क है? वही पहले वाला फर्क, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा है, जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। कोई भी आदमी जो फूड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसकी चाहे सेल में हो और या ऐसा बंदा हो जो किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे बंदे से वो फूड आर्टिकल खरीद रहा हो या ले रहा हो। कई बार होता है ना कि मेरी एक इंडस्ट्री है लेकिन मैं उसके लिए शुगर किसी और से लेता हूँ, तो मैं अगर शुगर अपनी इंडस्ट्री के लिए ले रहा हूँ तो मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ। वो पैक करता हो या उसको लेबल करता हो सेल के लिए या सिर्फ लेबल करता हो इस पर्पज के लिए, उसको हम मैन्युफैक्चर बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर। मेंबर का मतलब है मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी और इसके अंदर चेयरपर्सन इंक्लूड होता है। मिस ब्रांडेड फूड का क्या मतलब है? ये डेफिनेशन थोड़ा सा सुनने में हमने अपने को बोरियत भरी लगती है, बोर होते हैं, लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो आप फूड लॉस से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूं ना कि आपको वोकैब आनी चाहिए, तो ये इस एक्ट की वोकैब है। जब तक ये वोकेबलरी आपको समझ में नहीं आएगी, ये एक्ट समझ में नहीं आएगा। तो मिस ब्रांडेड फूड का मतलब है कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड अगर जिस काम के लिए उसको बनाया गया है या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलावा किसी और नाम से उसको ऑफर किया गया हो या प्रमोट किया गया हो, जिसमें कोई भी फॉल्स, मिसलीडिंग या डिसेप्टिव क्लेम हो, उसको हम मिस ब्रांडेड फूड बोलेंगे। अब वो क्लेम चाहे लेबल के ऊपर हो या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, तो वो क्लेम अगर गलत किया गया है तो वो मिस ब्रांडेड फूड होगा। या मान लो नेम है, आप एक पार्ले जी करके बिस्किट आता है, आप अपना बिस्कुट बना के और उसके ऊपर पार्ले जी का लेबल लगा दो तो वो मिस ब्रांडेड फूड है, क्योंकि वो पार्ले जी किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क है, वो किसी और कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप उसके नाम से बेचोगे तो मिस ब्रांडिंग हो जाती है। कई बार लोग क्या करते हैं, धोखा देने के लिए पार्ले की पी की बजाय एल लिख देते हैं, लार्ले जी बना दिया, तो उसको भी हम मिस ब्रांडेड फूड मानते हैं, क्योंकि कंपनी कह सकती है कि इसने जो डिजाइन है मेरे जैसा लिया है, नाम भी मेरे जैसा लिया है, तो उसको भी मिस ब्रांडेड की कैटेगरी में डाला जाता है। या किसी फिक्टिशियस नकली आदमी के नाम से, नकली कंपनी के नाम से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, या इस तरीके का आर्टिकल हम तैयार करके भेज रहे हैं, या है तो फ्रक्टोज चीनी और उसको ग्लूकोज कह के बेच रहे हैं, ये भी मिस ब्रांडिंग के अंदर आता है। ये चीजें मिस ब्रांडिंग में है। या किसी भी पैकेज को सील किया गया, प्रिपेयर्ड किया गया है और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के नाम पे, लेकिन वो जो आर्टिकल है वो उसकी नकल है या उसका सब्स्टिट्यूट है, जो उस जैसा दिखता है, कंज्यूमर को धोखा देने के लिए ऐसा बनाया गया है, तो उसको हम ये मानेंगे कि ये धोखे से तैयार किया गया लेबल है और कंज्यूमर को धोखे में रखा जा रहा है, असली नहीं है, उसको हम मिस ब्रांडेड मानेंगे। या किसी भी फूड पैकेज के अंदर या ऊपर कोई भी ऐसा लेबल लगा है जिसकी स्टेटमेंट या डिजाइन या डिवाइस, बहुत बार होता है ना कि एक पर्टिकुलर पैकेजिंग है, उन्होंने पेटेंट करा रखी है, वैसी पैकेजिंग
जैसे पेपर बोट की पैकेजिंग है, पेपर बोट की डिजाइनिंग है, तो आप लेपर बोट के नाम से LAPER करके लेपर बोट के नाम से वैसा ही डिजाइन बना के नहीं बेच सकते, क्योंकि उन्होंने जो अपना डिजाइन है वो पेटेंट करवाया हुआ है, तो या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उनका, या रजिस्टर्ड है वो प्रोडक्ट, तो वो नहीं आप कर सकते, उसको हम मिस ब्रांडिंग मानेंगे। या ऐसा चीज बेच रहे हो, मान लो यहाँ या आप खजूर जो है कहोगे अफगानिस्तान के खजूर हैं और वो बने हैं हिंदुस्तान में या यहीं पे तैयार हुए हैं, तो वो आप मिस ब्रांडिंग के अंडर आएगा। हाँ नो, हाथ उठाया, पूछ भाई। सर जैसे बिस्लेरी की बोतल बोलते हैं और कई बार नेम वगैरह चेंज होके आ जाती हैं, तो उनको भी बोल सकते हैं हम? बिल्कुल मिस ब्रांडेड। बिस्लरी की जगह लिख देते हैं डिस्लरी, डी बना देते हैं बी का। जैसे स्पेलिंग में भी जैसे कुछ वर्ड के आगे पीछे करके बेच देते हैं सर। बिल्कुल मिस ब्रांडिंग में आता है, वो बेचना गलत है। ओके सर। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई और है, प्लेस ऑफ ओरिजिन कोई और है। अब हम यहाँ कोई रसगुल्ला बना के और ये नहीं कह सकते कि वो बंगाली रसगुल्ला है, क्योंकि बंगाली रसगुल्ला उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बना होना चाहिए। अब उनको जियो टैग मिल गया, बंगाली रसगुल्ले को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऐसे ही अपने यहाँ आते हैं कैलिफोर्निया के बादाम है जी, ये कैलिफोर्निया के बादाम हम उन्हीं को कह सकते हैं जो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर उगे हुए हों। अगर यहाँ मान लो हिमाचल के बादाम को कोई कैलिफोर्निया वाले कह के बेचता है तो वो मिस ब्रांडिंग है, उसको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। यही चीज सिखा रहा हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ तुम्हें मिस ब्रांडिंग क्या होती है। कोई भी ऐसा आर्टिकल या पैकेज जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है, कलरिंग है, केमिकल प्रिजर्वेटिव है और उनको लेबल के ऊपर डिक्लेयर नहीं किया गया, जैसा कि कानून में कहा गया है करने के लिए, तो अगर कहा गया है और आपने डिक्लेयर नहीं किया और ऐसी चीजें मिलाई हुई हैं, तो इस C पार्ट के अंदर उसको भी मिस ब्रांडिंग में लिया गया है। या कुछ ऐसे फूड जो स्पेशल डाइटरी यूज के हैं, जो लेबल के ऊपर डिक्लेयर करने जरूरी हैं। स्पेशल डाइटरी यूज मान लो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर हार्ट पेशेंट्स उसके अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है या जो ट्रांस फैट्स हैं वो नील होने चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर वो चीजें उस पर्पस को पूरा नहीं करती हैं तो वो मिस ब्रांडिंग है। दूसरा, इस एक्ट के अंदर जितनी लिमिट्स ऑफ वेरिएबिलिटी, लिमिट्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है कि इतना % ऊपर नीचे चल सकता है, उस लिमिट से बाहर हैं और सही नहीं है, तो उसको भी आप मिस ब्रांडिंग के अंदर ले सकते हो। अगला ZG जो है डेफिनेशन, वो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, उसको हम नोटिफिकेशन मानेंगे। पैकेज का मतलब है कोई भी प्री पैक बॉक्स है, बॉटल है, कास्केट है, टिन, बैरल, केस, पाउच, रिसेप्टिकल, सैक, बैग, रैपर या इस तरह की कोई भी चीज जिसके अंदर फूड आर्टिकल को डाला जा सकता है, पैक किया जा सकता है, उसको हम पैकेज कहेंगे। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस किसको बोलेंगे? कोई भी शॉप, स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन सर्विस, फूड कैंटीन, प्लेस और व्हीकल और वेसल जिसके अंदर कोई भी फूड आर्टिकल को बेचने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग या स्टोर करने के लिए सेल किया गया है, सेल के लिए रखा गया है, उसको हम प्रीमिसेस बोलेंगे। इसमें आपके वो गोडाउन भी आ गए, आपकी साइकिल के ऊपर कोई चाट का वो लगा रहा है, साइकिल पे या सिर पे लेके जा रहा है चाट बड़ा जो क्या वेसल होता है, वो भी आ गया। आइसक्रीम को सेल करने वाले व्हीकल भी हो गए, कोई दुकान भी होगी, सारी चीजें जहां पे भी आपके फूड से रिलेटेड कोई भी सर्विस होती है उसको हम प्रीमिसेस बोलेंगे। प्रीमिसेस का मतलब होता है आहता, आहता माने वो जगह है जहां पे ये सारा काम होता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है
कि रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब की हुई चीजें या रूल के अंदर बताई हुई चीजें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर बनाया है, वो जो बताया गया है उसको हम प्रेस्क्राइब बोलेंगे। प्राइमरी फूड किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा फूड आर्टिकल जिसको या प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर है जैसे मिल्क, और हॉर्टिकल्चर है जैसे फ्रूट, और एनिमल हस्बेंड्री है जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, एग, चिकन, या डेयरी फूड जो भी अपना मिल्क प्रोडक्ट है, एक्वाकल्चर है कोई भी फिश या दूसरे मरीन प्रोडक्ट्स, उसकी नेचुरल फॉर्म में जो कि ग्रोथ से, रेज करने से, कल्टीवेशन से, पिकिंग से, हार्वेस्टिंग से, कलेक्शन से और कैचिंग इन हैंड्स ऑफ ए पर्सन अदर देन फार्मर और फिशरमैन। फार्मर और फिशरमैन को छोड़ के अगर और लोगों ने ये काम किया है तो उसको हम प्राइमरी फूड में लेंगे, क्योंकि फार्मर और फिशरमैन को एफएसएस से बाहर रखा गया है कि इनके ऊपर ये एफएसएस एक्ट लागू नहीं होता। आप किसी किसान को रास्ते में अपनी ट्रॉली में वो गेहूं लेके जा रहा है तो उसको अडल्ट्रेशन के लिए नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो फार्म प्रैक्टिस है, फिशरमैन की जो प्रैक्टिस हैं वो हमारे इस एक्ट से बाहर है। ये ध्यान रखना। प्रोहिबिशन ऑर्डर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इस एक्ट के अंडर सेक्शन 33 पास हुआ है उसको हम प्रोहिबिशन ऑर्डर बोलेंगे, यानी प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट पास होते हैं। अब ये बीच बीच में जो सेक्शन के नाम आ रहे हैं ना, ये पूछे जा सकते हैं कि प्रोहिबिशन एक्ट ऑर्डर जो है वो किस सेक्शन के अंडर पास किए जाते हैं। तो सेक्शन 33 में। रिस्क का क्या मतलब है? यहां तक सारा पल्ले पड़ रहा है भाई? अभी पूरा कानून की एक एक चीज बताऊंगा तुम्हें इसकी। रिस्क का मतलब है कि फूड आर्टिकल से रिलेटेड अगर एडवर्स इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, कंज्यूमर की हेल्थ पे नुकसान अगर होता है ऐसा फूड खाने से, और वो नुकसान कितना बड़ा है कि सिर्फ उसका पेट दर्द होगा या उल्टी आएगी या दस्त भी लगेंगे या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या उसकी डेथ भी हो सकती है किसी भी फूड हैजार्ड के कारण, उसको हम रिस्क बोलेंगे। अब सीवियरिटी ऑफ रिस्क कितना है वो एक अलग चीज है, कि रिस्क कितना बड़ा या कितना छोटा है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो रिस्क बड़ा है। रिस्क एनालिसिस क्या चीज है? कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी फूड आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं रिस्क एनालिसिस में, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन। ये 3 क्या चीज है भाई? अब इसमें से एक को समझो। रिस्क असेसमेंट क्या है एनालिसिस के बाद? कोई भी साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस जिसके द्वारा हम ये स्टेप्स लेते हैं, जिसमें हम हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, हैजार्ड को कैरेक्टराइज करते हैं, एक्सपोजर असेसमेंट करते हैं और रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट किसका पार्ट है? रिस्क एनालिसिस का पार्ट है। और रिस्क की क्या फुल डेफिनेशन है वो आपने ऊपर देख ली, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी हाई या लो प्रोबेबिलिटी है कि अपने कंज्यूमर की हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचेगा, और वो नुकसान किस लेवल का पहुंचेगा किसी भी फूड हैजार्ड के कारण। तो इसको जो मापना है उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क असेसमेंट के ये पार्ट हैं 4: हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। अब सेकंड नंबर पे है इसमें रिस्क मैनेजमेंट। पहले रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन ले लो, कि इसका मतलब वो प्रोसेस जो कि रिस्क असेसमेंट से अलग है, जिसके अंदर जो भी आपके पास पॉलिसी में अल्टरनेटिव्स हैं, जिसको आप इंटरेस्टेड पार्टियों से मिलके बात करके रिस्क असेसमेंट के बेस पे या और फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व करके, मकसद क्या होता है कि अपने कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को
यानी सभी सही तरीके से व्यापार करें, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, और अगर जरूरत है तो कोई भी अप्रोप्रिएट प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑप्शंस को डिप्लॉय करना, ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। थर्ड जो पार्ट था हमारा रिस्क एनालिसिस का, वो थर्ड पार्ट, ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट आता हमारा रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क कम्युनिकेशन का मतलब कि इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज का मतलब होता है कि तू भी मेरे को बात बता, मैं भी तेरे को बात बताता हूँ। अपन जिस तरह दोस्ती में कहते हैं ना कि तू अपने दिल की बता, मैं अपने दिल की बताता हूँ, तो यहाँ भी कंज्यूमर के साथ और जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके साथ फूड बिजनेस वालों की जो बातें हैं कि भाई हमने क्या गलती कर दी, हमसे क्या गलती होगी, उसका निपटारा कैसे हो सकता है, ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है या ओपिनियंस है, जो रिस्क एनालिसिस प्रोसेस के दौरान चलता है, रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स को लेके चलता है, जिसमें रिस्क से रिलेटेड हमारी क्या क्या परसेप्शंस हैं, और कोई रिस्क असेसर है, कोई रिस्क मैनेजर है, कोई कंज्यूमर है, कोई इंडस्ट्री है, या एकेडमिक कम्युनिटी, अपने कॉलेजेस हैं जो फूड से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं या रिसर्च करते हैं, या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इस काम में, जो कि रिस्क असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, उन सभी को आपस में एक दूसरे को बताना, समझाना, वो रिस्क कम्युनिकेशन है। और रिस्क कम्युनिकेशन के बेस पे ही आपको रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजन लेने होते हैं। ZR इज सेल। सेल के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल वेरिएशन हो सकती है, सेल्स लिखा हो सकता है कहीं पे, कोई भी इसके लिए टर्म हो सकती हैं, लेकिन सेल का मतलब यही है कि चाहे वो नकद में चाहे उधार में, आपने अगले को सामान दिया और अगला आपको पैसे दे रहा है, चाहे वो होलसेल है चाहे रिटेल है, और उसका पर्पस क्या है कि आगे आदमी उसको कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे या एनालिसिस करेंगे, और इसके अंदर एक एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, ऑफर ऑफ सेल होता है, या सेल एक्सपोज करना, या अपने पास ऐसी चीजें रखना और उनको बेचना, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम सेल बोलते हैं। ऐसे ही डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन डेफिनेशन क्लियर होने के बाद फिर कोई भी चीज पढ़ोगे ना आपको झट से समझ में आ जाएगी। सैंपल, कोई भी फूड आर्टिकल जिसको इस एक्ट के दौरान, एक्ट के अंडर या किसी भी रूल रेगुलेशन में लेने के लिए कहा गया है, भाई फूड आर्टिकल का पार्ट कुछ उठाना है आपको सैंपल के तौर पे, तो इस एक्ट के अंडर उसको सैंपल कहा गया है। स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस मींस कि फूड अथॉरिटी ने जो कानून बनाए हैं उसके मुताबिक। स्टैंडर्ड का मतलब ऐसे स्टैंडर्ड जो फूड आर्टिकल से रिलेटेड हैं और नोटिफाई किए हैं फूड अथॉरिटी ने कि भाई ये स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड है, मिल्क के ये स्टैंडर्ड है, सीरियल पल्सेस के ये स्टैंडर्ड है, बिस्किट के ये स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड जो फूड अथॉरिटी ने नोटिफाई किए हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो आपको उस फूड को सेल करने के लिए माननी ही माननी पड़ती हैं, उनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ये मिनिमम कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ बेसिकली यूटी आना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट का की गवर्नमेंट elected by the different states of the union, अपना सेंटर ऑफ द या ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के बंदे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो जो सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये इन्होंने यूटी का डाल दिया, यूटी की बजाय ये स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब है कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस और अदर मैटर, वेदर इट इज इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड फॉर्म और गैस और वेपर, किसी भी फॉर्म में हो,
चाहे नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, अगर उसका फूड में इस्तेमाल हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। सब स्टैंडर्ड का मतलब घटिया, ऐसा फूड आर्टिकल जिसको सब स्टैंडर्ड कहा गया है क्योंकि जो भी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट नहीं करता और फूड हमारा अनसेफ होता है, उसको हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। ट्रिब्यूनल का मतलब है फूड सेफ्टी अप्लाई ट्रिब्यूनल, जिसको अंडर सेक्शन 70 एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल को किस सेक्शन के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है, तो सेक्शन 70 के अंदर। अनसेफ फूड का मतलब क्या है? वो ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड जिसकी नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी इस तरह से इफेक्ट डालती है कि वो या तो हमारे फूड को इंजूरियस बना देता है टू हेल्थ, या उसको बिल्कुल खराब कर देता है कि वो खाने पीने के लायक ही नहीं रहता। इसके अंदर आर्टिकल या फूड वो या पैकेज जिसके भी कारण से थोड़ा बहुत या पार्ट में या पॉइजनस है या डिलीटीरियस सब्सटेंस है, अगर वो डल गया है तो उसको हम अनसेफ फूड बोलेंगे। या कोई भी फिल्थी, प्यूट्रिड, रॉटन, डिकम्पोज, डिजीज एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस अगर डल गया फूड में तो उसको अनसेफ फूड बोलेंगे। या अनहाइजेनिकली प्रोसेस किया है आपने उस फूड को, या ऐसे आर्टिकल्स की प्रेजेंस में प्रोसेस किया है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए अनसेफ फूड होगा। कोई भी उसमें ऐसी चीज मिलाई गई है जो घटिया है, सस्ती है, थोड़ा बहुत या पूरे का पूरा, ये सारा अनसेफ बना देता है फूड को। जैसे आपने मेटालिन येलो डाई मिला दी या कोई बुरादा मिला दिया किसी मसाले में, वो घटिया है और सस्ता है, तो वो हमारे फूड को अनसेफ कर देता है। या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिला देना जो परमिटेड नहीं है फूड के अंदर, जैसे मेलामाइन की मिलावट की गई थी इन्फेंट फूड में या इन्फेंट मिल्क में, एसएमपी में, स्किम्ड मिल्क पाउडर में, प्रोटीन का रीडिंग अप करने के लिए, जबकि मेलामाइन फूड के अंदर उसको परमिट ही नहीं किया गया कितने ही पीपीएम लेवल पे मिलाने के लिए। या कोई चीज आपने उसमें से निकाल ली, बहुत बार इसके बारे में स्टोरी भी सुनाता हूँ मैं कई बार क्लास के अंदर, उसमें यही है कि कोई आपका तेल है, किसी चीज में केमिकल डाल के वो तेल निकाल लिया और बाकी का पार्ट बेच दिया, तो वो भी इसके अंदर आपके फूड को अनसेफ बनाता है। कोई कलर, फ्लेवर या कोटिंग, पाउडर, पॉलिश या कोई भी ऐसी डैमेज पार्ट को छुपाने वाली चीज ताकि उसकी आपको बेटर प्राइस मिले, ग्रेटर वैल्यू मिले, जो कि वो नहीं है, तो वो भी आपका अनसेफ फूड के अंदर आता है। कोई भी ऐसा कलरिंग सब्सटेंस या प्रिजर्वेटिव जो स्पेसिफाई नहीं किया गया है वो मिला दिया हो तो अनसेफ फूड। कोई भी इन्फेक्टेड, इन्फेस्टेड बाय वर्म, वीवल और इंसेक्ट्स ऐसा फूड दे दिया है तो वो आपका अनसेफ फूड। बनाते हुए, उसको तैयार करते हुए, पैक करते हुए या अनसैनिटरी, इनसैनिटरी कंडीशंस में उसको रखा गया है तो भी अनसेफ फूड। कोई भी मिसब्रांडिंग की है या सबस्टैंडर्ड फूड या कुछ पार्ट या कुछ एक्सट्रीनियस मैटर मिलाया गया है तो भी अनसेफ फूड। या उसके अंदर पेस्टिसाइड या कंटेमिनेंट्स इतने मिले हुए हैं जो रेगुलेशंस के अंदर दी गई लिमिट उससे ज्यादा है तो भी अनसेफ फूड। तो अनसेफ फूड की ये डेफिनेशन है लास्ट में। 10 मिनट की वार्निंग है भाई, बस अपनी क्लास अभी खत्म ही कर देंगे चैप्टर 1 पे। या कोई भी ऐसा चीज, अब तो खैर ये लाइन हट गई, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अब स्टेट की बजाय वो यूनियन टेरिटरी हो गया है, उसके अंदर भी ये लागू होता है, तो दिस इज नल एंड वॉइड नाउ। चैप्टर 2 के अंदर हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास आपकी भाई 1:30 बजे लूंगा मैं, तब तक का ब्रेक ले लो। वो कुलवीर सर की क्लास है लेकिन वो बिजी हैं ऑफिस वर्क में, तो 1:30 बजे मैं ये क्लास लूंगा, तो इसलिए क्लास में आ जाना सारे के सारे, जिसमें हम FSSAI के बारे में बात करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। मैं कर रहा हूं सब।